एडेप्टेशन किसी भी जीव का स्पेशल एट्रीब्यूट है। एडेप्टेशन के कारण कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट में सरवाइव कर पाता है, ठीक है, रिप्रोड्यूस कर पाता है और अपने लाइफ साइकिल को मेंटेन कर पाता है। अचानक से जो कोई परिवर्तन हुए हैं, किसी भी तरह की बदलाव हुई है उसके हैबिटेट में, मान लो टेम्परेचर बढ़ गया है ना अचानक से, तो कुछ ना कुछ उसके बॉडी में चेंजिंग होगी। जब हम लोग हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो क्या होता है, हायर एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर घट जाती है, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं कर पाता है। इसी वजह से हमारी बॉडी अपने हेमोग्लोबिन की एफिनिटी को कम करती है, आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ाती है, हार्ट बीट बढ़ाती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है कुछ देर में। ये एडेप्टेशन है, हमारे शरीर ने अपने आप को एडॉप्ट किया उस इन्वायरमेंट में। और भी एग्जाम्पल है, जो आप कैक्टस वगैरह की बात करते हैं, क्यों लीफ स्पाइन में मॉडिफाई हो गई? लीफ स्पाइन में मॉडिफाई हुई ना ताकि वाटर लॉस को रिड्यूस करे और वो अपने हैबिटेट में जिंदा रह पाए। दिस इज एडेप्टेशन। बहुत सारी एडेप्टेशन जो है वो इवोल्यूशन के दौरान लंबे समय पे जेनेटिकली फिक्स हो गई है, ठीक है। तो इसी एडेप्टेशन के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। 3 तरह का है, फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, बिहेवियरल, ठीक है। बिहेवियरल का क्या मतलब हुआ? व्यवहार में, जैसे कि गर्मी बहुत है तो चलो शिमला घूम के आए, है ना, चलो कश्मीर की तरफ से घूम के आ जाए। दिस इज बिहेवियरल, दिस इज बिहेवियरल एडेप्टेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब जब ध्यान से सुनना इस बात को, बिहेवियरल एडेप्टेशन की अगर हम बात करें तो ये तब होता है जब एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन इंडिविजुअल के रेगुलेशन के कैपेसिटी पे भारी पड़ता है। अगर फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन की बात करें, कुछ ऐसा बदलाव हुआ जो हमारी शरीर की क्रियाओं से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, अब मुश्किल है जीना, तब जाके बिहेवियरल एडेप्टेशन होगा, तब जाके ऑर्गेनिज्म माइग्रेट करेगा। चलो शिमला से घूम के आए। समझ में आई बातें? तो कहने का मतलब एडेप्टेशन इज ऑफ 3 टाइप, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन को एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन इज कॉल्ड एक्लेमेटाइजेशन। क्लियर है? अब हम एक एक करके देखते हैं फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन को। देखो क्या है। सबसे पहले, इन द पोलर सी एक्वेटिक मैमल, लाइक सील हो गया, वेल हो गया, वेल एक्वेटिक मैमल है, वेल भी क्या है, एक्वेटिक मैमल है। इसमें क्या होगा, जब आप गौर से इसकी स्टडी करेंगे तो इनका जो स्किन है, स्किन के नीचे फैट का मोटा सा लेयर होता है, दैट इज नॉन एज ब्लबर। क्या बोलते हैं उसको? ब्लबर बोलते हैं। और इसकी वजह से हीट का लॉस जो है नहीं होता है, ठीक है। व्हेल में इससे फायदा क्या मिलता है कि इसकी वजह से बॉडी वेट बढ़ जाती है, वो आराम से क्या है, पानी में है, लेकिन जैसे वो पानी से बाहर आ जाएगी उसकी हड्डियां टूट जाती है। अगर आप व्हेल को वाटर से बाहर ले आइएगा तो व्हेल मर जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि सांस लेने के कारण मर गया है, वो पानी से सांस थोड़े ले रहा है भाई, वो तो मैमल है, तो जब भी ब्रीदिंग होगा लंग से होगा, ऐसा थोड़ी है कि गिल से हो रहा है। तो मरा क्यों? क्योंकि उसकी हड्डियां टूट गई। ब्लबर के कारण उसके बॉडी का वेट बेटा इतना ज्यादा है कि हड्डियां उस वेट को बर्दाश्त नहीं कर पाई। पानी में था, बायोन्सी सब कुछ ठीक ठाक था, ठीक है। तो याद रखिएगा, व्हेल में, सील में, ये सब में ब्लबर होता है, ठीक है। फैट का मोटा सा लेयर है स्किन के नीचे, और ये क्या करता है, बॉडी से हीट के लॉस को रोकता है, इंसुलेटर का काम करता है। तो उसके शरीर की क्रियाओं से रिलेटेड है ना, तो इट इज फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। आपसे ये भी पूछता है कि कौन फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन होगा और कौन मॉर्फोलॉजिकल होगा। दूसरा देखो, डेजर्ट प्लांट। जितने भी डेजर्ट प्लांट है आपको पता होगा, उसमें फोटोसिंथेसिस के दौरान कैम पाथवे होती है। रात को स्टोमेटा खुलता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, उसको मैलिक एसिड के रूप में वो लोग रख लेते हैं। सुबह में मैलिक एसिड का ब्रेकडाउन होता है, CO2 रिलीज होता है, CO2 को फिक्स कर लेते हैं।
तो कहने का ये मतलब है दिन में नहीं स्टोमेटा खोल सकते, नहीं रे नहीं खोल सकते। खोलेंगे तो हवा का झोंका आएगा, पानी को उड़ा ले जाएगा, ट्रांसपिरेशन और पानी की दिक्कत हो जाएगी। तो रात में स्टोमेटा का खुलना, दिन में बंद रहना, उसकी शरीर की क्रिया है ना, फिजियोलॉजी है ना, तो ये भी फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। ठीक है, तो बताओ ब्लबर का पाया जाना फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, डेजर्ट प्लांट में कैम पाथवे का होना ये भी फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। तीसरी पे आ जाओ, अंटार्कटिका की जो मछलियां है, बर्फ है यार, वहां पानी जम गया, इसके शरीर का फ्लूइड खून नहीं जमेगा, जम जाएगा। तो उसको बचाने के लिए एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन होता है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं अंटार्कटिका के मछलियों के अंदर, वो क्या करते हैं, उनके बॉडी के फ्लूइड को जमने से, फ्रीज होने से बचाते हैं। ठीक है, दूसरा देखो जीरोफाइट्स, बहुत सारे जीरोफाइट्स हैं जिनमें प्रोलीन नाम का एमाइनो एसिड रहता है, जमा एक्युमुलेट रहता है। ठीक है, ये प्रोलीन क्या करता है, ऑस्मोटिक और वाटर पोटेंशियल को मेंटेन करता है उनके पत्तियों में। सूखे प्रदेश के प्लांट है, वाटर में पानी बहुत कम है, तो वाटर पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए उनके सेल में क्या जमा है, एक एमाइनो एसिड जमा है जिसका नाम बोलो प्रोलीन। दूसरे मुद्दे पे आओ, हीट शॉक प्रोटीन चैपेरोनिन, एक हीट शॉक प्रोटीन है जिसका नाम क्या है, चैपेरोनिन, प्रोवाइड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन टू द प्लांट टू हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर पर जो प्लांट है उसमें चैपेरोनिन भी मिलता है जो कि एक प्रकार का प्रोटीन है, ये हीट शॉक से बचाता है, ये दूसरे प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। तो जितना एग्जाम्पल अभी तुम देखे, ये किस प्रकार का एडेप्टेशन है, फिजियोलॉजिकल, क्योंकि ये उसके शरीर की क्रियाओं से रिलेटेड है। निट से आपका ब्लबर से क्वेश्चन आता है, ठीक है, पूछेगा कैम पाथवे कौन सा एडेप्टेशन है, फिजियोलॉजिकल की मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है। प्रोलीन याद रखना कि कौन सा एमिनो एसिड है जो वाटर पोटेंशियल को 0.5 में मेंटेन करती है, प्रोलीन है। ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो हायर टेम्परेचर वाले प्लांट में दूसरे प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बरकरार रखती है, चैपेरोनिन है। ठीक है, ये सब के सब फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस होते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाओ, कंगारू रैट, बड़ा जबरदस्त बात है, डेजर्ट नॉकटर्नल एनिमल, डेजर्ट में पाया जाता है, रात में निकलता है, अपने जिंदगी में एक बूंद पानी नहीं पीता, नेवर ड्रिंक्स वाटर, कभी इसको पानी नहीं मिल रहा है, फिर भी ये पानी के बिना कैसे जिंदा है, फिर भी ये पानी के बिना कैसे जिंदा है ये, क्योंकि इसके बॉडी में फैट का ऑक्सीडेशन होता है, और जब भी बॉडी में फैट का ऑक्सीडेशन होगा तो वाटर बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होगा, उसी मेटाबॉलिक वाटर का ये, वाटर से ये अपना काम चलाता है। मेटाबॉलिक वाटर क्यों बोले, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन के दौरान रिलीज हुआ, मेटाबॉलिज्म के दौरान रिलीज हुआ। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, बाहर से पानी की कमी रहती है, कंगारू रैट इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट, उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तान में ये पाए जाते हैं, अपने तमाम पानी की जरूरतों को इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन से पूरा करते हैं, जिसमें पानी बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। इतना ही नहीं, इनका जो यूरिन है एकदम कंसंट्रेटेड रहता है, ताकि मिनिमम से मिनिमम वाटर लॉस हो सके। यूरिन जो ये निकालते हैं हाईली कंसंट्रेटेड स्टूल की तरह, ताकि कम से कम पानी का लॉस हो सके। तो कंगारू रैट का ये एग्जाम्पल किसके अंतर्गत आएगा, उसके शरीर की क्रिया है ना, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। तुम्हें शिवरिंग, ठंड में थरथराना, गर्मी में पसीना चलना, ये सब क्या है, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है। ठीक है, नेक्स्ट, एल्टीट्यूड सिकनेस, केस ऑफ हाई एल्टीट्यूड, देखा जाए ध्यान से, इधर प्लेन्स हैं, समतल भूमि, और ये ऊंचाई पे चले गए, हायर एल्टीट्यूड। ठीक है, कोई बंदा है यहाँ पे आराम से रह रहा है, देखो वो यहाँ से चला 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 घूमने के लिए,
हायर एल्टीट्यूड पे चला गया, हायर एल्टीट्यूड पे चला गया। ठीक है, तो हायर एल्टीट्यूड पे क्या होता है, जितना ऑक्सीजन यहाँ है ना हमारे पास में प्लेन्स पे, उतना ही हायर एल्टीट्यूड पे भी है ऑक्सीजन, कंसंट्रेशन सेम है, लेकिन ऊपर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत कम है। यहाँ पर ऊपर में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो बहुत कम है, कम हो गया। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो कम हो गया। तो जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो गया तो बाइंडिंग ऑफ हेमोग्लोबिन, तो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हेमोग्लोबिन डिक्रीजेज, हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बाइंड होना क्या हो गया, कम हो गया। तो जब ऑक्सीजन शरीर में कम पहुंचा, कंडीशन को क्या बोले, हाइपोक्सिया। शरीर के टिश्यू में ऑक्सीजन कम पहुंचा, पहला असर ब्रेन पर, ठीक है, क्या आएगा, डिजीनेस, चक्कर आने लगेगा। क्या क्या लक्षण आएंगे आपके शरीर में, सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, डिजीनेस, चक्कर आने लगेगा आपको, नौजिया, उल्टी होने लगेगी, उल्टी जैसा लगना, फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, नॉट वॉमिटिंग, हो भी सकता है, डिजीनेस, नौजिया, हेडेक होगा। चूंकि ऑक्सीजन की कमी है तो थोड़ा बहुत मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन चालू हो सकता है, फैटिग होगा, इतनी सारी चीजें शुरू हो जाएगी। और आपको ऐसा लगेगा कि इतना लक्षण आएगा तो लगेगा ना कि भैया बीमार पड़ गए। तो बीमार पड़ गए, बीमार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिकनेस। और कब बीमार पड़े, जब एल्टीट्यूड पे, ऊंचाई पे घूमने गए तब ना बीमार पड़े। इसीलिए इसका नाम दे देते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। तुम्हारी शरीर थोड़े ही देर के बाद इस चीज को कंट्रोल करती है, एडप्ट करती है। अब बॉडी में क्या क्या एडप्टेशन आते हैं, व्हाट आर द एडप्टेशंस ऑफ बॉडी, बॉडी में कौन कौन से एडप्टेशंस आएंगे, है ना, शरीर में क्या क्या एडप्टेशंस आती है, ये अब हमें समझना है। लक्षण क्या क्या हुए, डिजीनेस, नौजिया, हेडेक, फैटिक, क्लियर है। कब, जब हायर एल्टीट्यूड पे गए तब, क्योंकि वहां ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर कम है, PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रेड्यूस है, तो रेड्यूस होने से हेमोग्लोबिन का जो बाइंडिंग है ऑक्सीजन के साथ वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। अब क्या करेगी तुम्हारी शरीर, सबसे पहले ब्रीदिंग रेट बढ़ाएगी, ज्यादा से ज्यादा एयर अंदर जाए, ज्यादा से ज्यादा एयर अंदर जाए। तो एयर ज्यादा अंदर जाए तो लंग्स के पास से बार बार ऑक्सीजन को ले जाने के लिए ब्लड भी तो तेजी में बार बार रेगुलेट होना चाहिए, सर्कुलेट होना चाहिए, इसके लिए हार्ट बीट भी बढ़ा लेती है। तो अब देखेंगे कि हमारी शरीर इस चीज को एडेप्टेशन कैसे करती है, एडप्ट कैसे करती है। सबसे पहला, ब्रीदिंग रेट बढ़ाती है मेरी बॉडी, हमारी बॉडी ब्रीदिंग रेट क्या करेगी बताओ, बढ़ाएगी। नंबर 2, हार्ट रेट बढ़ाएगी, सांस लेने की दर बढ़ गई, हार्ट रेट बढ़ गई। बॉडी के अंदर बेटा आरबीसी का जो प्रोडक्शन होगा वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और सबसे जरूरी बात जो लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी गलत लिखा है, लेकिन सही लिखा है। अब देखो, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना कि जो ऑक्सीजन का बाइंडिंग एफिनिटी है हेमोग्लोबिन से, उस पर प्रभाव पड़ना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर तो कम गया, जितना ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन से जुड़ना चाहिए अब उतना ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से नहीं जुड़ रही है। तो तुम्हारे मन में ख्याल आएगा कि इसका मतलब है यार मास्टर कि हेमोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन के प्रति लगाव, एफिनिटी बढ़ा ले, नहीं, घटा लेती है। उसको पता है कि बढ़ा के भी घंटा कुछ नहीं होने वाला है, पार्शियल प्रेशर भी कम है, और यही मेन फैक्टर है ऑक्सीजन को बाइंड कराने में। तो वो अपना घटा लेती है कि कम से कम टिश्यू के पास जल्दी जल्दी हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन का साथ छोड़ देगा। इसीलिए याद रखना, ये बात लोगों के गले नहीं उतरती है। बाइंडिंग एफिनिटी, बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन डिक्रीजेज,
समझ में आ गई बात? तो एक बात बताओ, जो लोग हायर एल्टीट्यूड पे परमानेंट रहेंगे, ठीक है, उनके बॉडी के अंदर क्या आरबीसी की काउंट ज्यादा होगी? बिल्कुल ज्यादा होगी। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना कि पर्सन इनहेबिटिंग हायर एल्टीट्यूड, यहां मैं लिखता हूं पर्सन दैट परमानेंटली जब 11th में पढ़ाए थे आपको हम ब्रीदिंग, तो बताए थे ये टॉपिक इकोलॉजी में पढ़ेंगे, वही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पर्सन दैट परमानेंटली लिव्स ऑन हायर एल्टीट्यूड, जो परमानेंटली हायर एल्टीट्यूड पर रहता है, उसमें क्या देखने को मिलती है भाई मेरे, बताओ? मोर आरबीसी काउंट, उसमें आरबीसी काउंट ज्यादा रहता है। दैट इज द एल्टीट्यूड सिकनेस। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। ये भी कैसी एडेप्टेशन है? फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है। तो यही सब हमें इसमें बेसिकली पढ़ना होता है, फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल। तो हमने फिजियोलॉजिकल पढ़ा, अब देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। और भी इसमें एग्जाम्पल है, देखो एक एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है बुक में कि जो मछलियां समुद्र की गहराइयों में रहती हैं, तो पानी के क्रशिंग प्रेशर से कितना पानी का दबाव है, कैसे बचती है, पूछा है एनसीईआरटी ने। तो उसके लिए कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, अभी भी रिसर्चेज चल रहे हैं। वर्तमान में कुछ लोगों का कहना है, पहले कहना था, वर्तमान में तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, पहले कहना था कि उनमें एयर पॉकेट्स होते हैं, ठीक है, एयर पॉकेट्स भी होते होंगे, लेकिन एक TMAO ट्राई मिथाइल एमीन ऑक्साइड नाम का एक सब्सटेंस है, ठीक है, जो डीप सी फिशेज जो है इसको रखती है एक्युमुलेट करके, और यही उसको क्रशिंग प्रेशर से बचाता है। TMAO ट्राई मिथाइल एमीन ऑक्साइड, ठीक है। अब एक चीज समझ लेना, इफ देयर इज शिफ्ट इन सम एनवायरमेंटल फैक्टर बियॉन्ड द टॉलरेंस, ठीक है, हमारे में फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है मतलब हम रेगुलेट कर रहे हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रेगुलेशन। हम रेगुलेट कर रहे हैं बॉडी के एनवायरमेंट को, लेकिन एक निश्चित हद तक ना, ठीक है। हमारे बॉडी की कांस्टेंट एनवायरमेंटल कंडीशन, हमारे बॉडी की कांस्टेंट टेम्परेचर है 98.6, हम आराम से जी रहे हैं, 100 डिग्री टेम्परेचर होगा, फर्क नहीं पड़ेगा? अरे जबरदस्त पड़ेगा, एंजाइम सब डिग्रेड होने लगेगा, डिग्रेड हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर में शिफ्टिंग कुछ ऐसा है कि हमारे टॉलरेंस रेंज से बाहर है, हमें अब क्षमता नहीं है उसको सहने की, बॉडी जवाब दे दी कि पागल अब मेरे से नहीं होगा, तब क्या होगा? तब होगा organism the later can come to the resting stage or migrate, that is the behavioral adaptation। अगर फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन फेल कर गया, रेगुलेशन की कैपेसिटी खत्म हो गई, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन भी काम नहीं कर रहे प्लांट्स के केस में, तो प्लांट तो माइग्रेट कर नहीं सकता है। लेकिन वी आर फोकसिंग ऑन एनिमल, कि अगर हमारी स्थितियां एनवायरमेंट की ऐसी हो गई कि हमारे सहन शक्ति से बाहर है, हम रेगुलेट नहीं कर सकते, तो हम बिहेवियरल एडेप्टेशन शो करेंगे, चलो भागो शिमला से घूम के आते हैं, दैट इज माइग्रेशन। और सस्पेंशन, सस्पेंशन अभी पढ़ेंगे, ठंड में होता है ना, है बाहर कौन जाएगा यार, रेगुलेशन की कैपेसिटी खत्म है, बाहर में शर्ट पहन के ठंड में निकल जाएंगे, टी शर्ट पहन के जनवरी में, मम्मी रोकेगी, मम्मी को समझाना तो नहीं नहीं मम्मी ऐसा है ना कि हम लोग रेगुलेटर्स है ना, हमारे बॉडी का कांस्टेंट इंटरनल एनवायरमेंटल टेम्परेचर है, लगे चप्पल लगे चप्पल लगे चप्पल। तो क्यों क्यों क्या हुआ तुम्हारा रेगुलेशन उस समय में टॉलरेंस रेंज से बाहर है कंडीशन। अब तुम सस्पेंशन में जाओगे, कंबल में पैर मोड़ करके सो गए, चुपके से मोबाइल निकाल के यूट्यूब चला लिए, व्हाट्सएप चला लिए, स्माइली भेजना शुरू, हेलो हाय, ठीक है। तो डेट इज सस्पेंशन, ठीक है। तो आगे चलो, तुम्हारे मैं नस नस न जानता हूं, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। देखो जो दिखे डेट इज मॉर्फोलॉजिकल, जैसे कि डेजर्ट प्लांट में ध्यान दीजिएगा, उनके लीफ के सरफेस पर क्यूटिकल जो आउटर कवरिंग होती है बहुत मोटी होती है,
ताकि वाटर का लॉस नहीं हो सके। तो ये दिख रहा है ना क्यूटिकल, तो डेट इज मॉर्फोलॉजिकल। जो दिख जाए तुम्हें, जो उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस में आ जाए, डेट इज मॉर्फोलॉजिकल। कुछ डेजर्ट प्लांट जैसे कि ओपनसिया हैव नो लीव्स, पत्तियां नहीं होती है उसमें, पत्ती क्या बन गई, लीफ बन गई। तो ये क्या हो गया, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। दिस इज मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। ये कैसा एडेप्टेशन है, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है। नेक्स्ट, इसमें मैं तुम्हें एक बात और बताऊंगा। देखो, डेजर्ट प्लांट में 3 केस हम लोग देख रहे हैं। डेजर्ट प्लांट में 3 केस। डेजर्ट प्लांट का रूट गहराइयों तक जाता है, मोर डीप, ठीक है। दूसरा, डेजर्ट प्लांट में स्पाइन्स होते हैं, ये लीफ कन्वर्ट हो गए हैं किसमें, स्पाइन में। उनकी जो स्टोमेटा होती है वो गहराइयों में रहती है, स्टोमेटा इनटू डीप पिट्स, एकदम पत्ती में गहराई में है, थोड़ा पिट्स में है, अंदर है। चौथा, उनके में कैम पाथवे होता है। कैसा पाथवे होता है उनके में, कैम पाथवे होता है। और बाकी प्रोटीन्स वगैरह हमने देखा था। तो इसमें रूट से लेकर के स्टोमेटा का गहराइयों में रहना, ये सब है MA, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। और कैम पाथवे हो गया फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, क्योंकि ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस की, एक डार्क रिएक्शन का एक मेथड है, लेकिन ये सब मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है। तो ये तीनों मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन और कैम पाथवे हो जाएगा फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। नाउ कम टू बिहेवियरल एडेप्टेशन। माइग्रेशन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म कैन मूव टेम्पररली, टेम्पररी, ऐसा नहीं है कि शिमला में जाएंगे वहीं बस जाएंगे, कश्मीर में जाएंगे वहीं बस जाएंगे, ऐसा थोड़े होता है। हम लोग गए और कुछ दिन के बाद फिर लौट आते हैं, तब तक जब तक कि उस जगह पे कोई सेटिंग न हो जाए। सेटिंग होने के बाद आदमी सोचता है कि रह जाए क्या यहीं पे, लेकिन आदमी जाता है और घूम के चला आता है। तो देखो क्या लिखे, ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्पररली फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू अ मोर हॉस्पिटेबल एरिया। मतलब हॉस्पिटेबल एरिया मतलब जो उसके लिए सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन है, वहां चला गया। और जब स्ट्रेसफुल पीरियड ओवर होगा तो फिर वो वापस लौट जाएगा। दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। हर विंटर में केलादेव नेशनल पार्क है भरतपुर में, ठीक है, याद रखना केलादेव नेशनल पार्क कहाँ है, भरतपुर में। वहां पर इन राजस्थान के भरतपुर में होस्ट थाउजेंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड फ्रॉम साइबेरिया एंड अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन। बहुत एक्सट्रीमली अति ठंडे वाले उत्तरी ध्रुव वाले क्षेत्र से, उत्तरी क्षेत्र से, ठंडे ठंडे जगहों से चिड़िया उड़ उड़ करके यहाँ पर आती है, माइग्रेट करके आती है। तो ये एक एग्जाम्पल है माइग्रेशन का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, माइग्रेशन का एग्जाम्पल देखो। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, लंबे दूरी का माइग्रेशन है, शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन है, और पीरियोडिक माइग्रेशन से। पहले इतना एक बार पढ़ो, जितना अभी पढ़ाए हैं एक बार पढ़ो, पढ़ो एक बार, स्लाइड भी शुरू से कर देते हैं।